हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा आपको मालूम है 12वीं भौतिक विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और इसका आज दूसरा वीडियो है। देखिए, पहले वीडियो में जो हमने कार्य किया, जो कुछ हमने सीखा है, उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जाना कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें स्थिर आवेशों के कारण जो कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। फिर हमने आवेश को परिभाषित किया था और आवेश को परिभाषित करने के बाद में आवेशों के प्रकार धनावेश और ऋणावेश वाला जो है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। उसके बाद जो हम आगे आवेशन वाली प्रक्रिया में आए, चार्जिंग, यानी किसी भी वस्तु को किस प्रकार से हम आवेशित करें या चार्ज करें, तो उसके हमने 3 मेथड्स देखे थे। पहला मेथड्स जो है हमने देखा था घर्षण द्वारा, दूसरा मेथड हमने देखा था स्पर्श द्वारा और तीसरा मेथड जो है हमने प्रेरण द्वारा आवेशन, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हमें आगे देखना है विद्यार्थियों आज के वीडियो में, वो है कि कोई वस्तु हमारे पास आवेशित है या उदासीन है। कोई वस्तु हमारे पास आवेशित है या उदासीन है, उसका जो है हम कैसे पता लगा पाएंगे, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास क्या उपकरण है। तो उन उपकरणों में से एक उपकरण का अध्ययन जो है हम हमारे इस वीडियो में करेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु आवेशित है या मान लीजिए उदासीन है, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास जो उपकरण है वो जो है, देखिए एक उपकरण का नाम मैं आपको बताऊं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसके अलावा हमारे पास और भी उपकरण है, जैसे प्रक्षेप धारामापी और इलेक्ट्रोमीटर और आप देखें वोल्टामीटर। इन सभी की सहायता से हम कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है या उदासीन है उसका जो हम पता कर पाएंगे। यहाँ हमारे लिए अध्ययन का विषय होगा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। देखिए, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वस्तु के आवेशित होने का जो मुख्य कारण है वो है इलेक्ट्रॉन, और हम नाभिकों को प्रोटॉनों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर ही स्थित होते हैं, तो प्रोटॉनों को वहां से निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और उनका आकर्षण बल उतना नहीं होता है जितना प्रोटॉनों के साथ होगा। तो बाह्य कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी कि आवेशन की प्रक्रिया में जिसका रोल है वो है इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉनों को उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी वो एक सिंपल सा देखिए उपकरण है कि मान लीजिए हमने जो है एक कांच की इस प्रकार की कोई एक जो है बोतल ली, इस प्रकार से पात्र लिया और यहाँ पर जो है हमने कॉर्क लगा दिया। ठीक, ये कॉर्क है और कॉर्क से हमने एक चालक छड़ को इस प्रकार से अंदर जो है डाला। यहाँ पर हमने एक जो है रिंग लगा दी, धातु की रिंग। ठीक है, और ये भी क्या है, चालक धातु की एक छड़। अब देखिए, चालक धातु की छड़ से हम 2 स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉइल इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो है कॉर्क हो गया, ये हमारे पास कांच का पात्र हो गया, ये हमारे पास स्वर्ण पत्र हो गए, गोल्ड फॉइल पत्ती कह सकते हैं आप, और ये हमारे पास चालक धातु की एक छड़ हो गई। अब देखिए, मैं जो है किसी भी यहाँ पर एक छड़ को जो है स्पर्श करवाऊंगा ये वलय से। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए ये जो छड़ हम स्पर्श करवा रहे हैं ये उदासीन है, तो ये जो हमारी स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल है ये बिल्कुल पास पास में चिपकी रहेगी, है ना, इस प्रकार से पास पास में चिपकी रहेगी।
और जब आप यहाँ पर जो है कोई दूसरी वाली छड़ लेंगे और वो मान लीजिए कि आवेशित है, ठीक है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, उसको जब आप स्पर्श करवाएंगे तो यहाँ से आवेश जो है इस चालक धातु की सहायता से इन स्वर्ण पत्रों पर आएंगे और समान आवेश होने के कारण ये जो स्वर्ण पत्र है दूर दूर हो जाएंगे, जैसा अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं, दूर दूर हो जाएंगे। तो अब हम पता कर पाएंगे कि ये जो हमारे पास जो हमने परीक्षण के लिए छड़ ली है ये आवेशित है, क्योंकि ये दूर दूर जा रहे हैं, इसका आवेश इस पे आया और समान आवेश होने के कारण इनके बीच जो है प्रतिकर्षण होगा और ये ज्यादा दूरी तक जाएंगे। तो देखिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की प्रक्रिया और डायग्राम काफी आसान है, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी को हम जो है नोट्स में देख लेते हैं। एक पॉइंट जो आपको नोट करना है वो मैं आपको लिखवा दूं, ये नंबर 1 वाला उतार लीजिएगा। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से पृथक करना सुगम नहीं होता। प्रोटॉन तो है नाभिक के अंदर होगा, वहां से प्रोटॉन को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरा पॉइंट आप ये भी उतार लीजिए, आवेश की उपस्थिति तथा संसूचन, यानी कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है वो हम किसकी सहायता से पता कर पाते हैं? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर तथा प्रक्षेप धारा मापी की सहायता से जो है पता कर पाते हैं। इसमें से जो हम एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को पढ़ रहे हैं, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का डायग्राम है। ये इस प्रकार से एक कांच का जार या कांच का पात्र है। ये स्वर्ण पत्र हो गए हमारे पास 2, कार्क हो गया, ये डिस्क रिंग हो गई, और ये हम जो है यहाँ पर जिसका हमें मालूम करना है, संसूचन करना है, उसको हम इससे स्पर्श करवाते हैं। ये धातु की छड़ हो गई। देखिए यहाँ पर हम उदासीन वस्तु भी ले सकते हैं, कोई आवेशित वस्तु भी ले सकते हैं। उदासीन लेंगे तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई आवेशित लेंगे जो गोल्ड फॉइल जो है दूर दूर हो जाएगी। चलिए इस युक्ति की सहायता से आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति का संसूचन किया जा सकता है। विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है जिसमें धातु की छड़ लगी रहती है। उस छड़ के निचले सिरे पर 2 सोने की पत्तियां स्वर्ण पत्र लगी होती है। जब किसी आवेशित वस्तु को धातु की छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो कुछ आवेश सोने की पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है, चालक धातु की छड़ से होता हुआ गोल्ड फॉइल तक आ जाता है। प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव इस बात की जानकारी देता है कि वस्तु आवेशित है। अब यदि किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के पास लाएं, ध्यान दीजिए गोल्ड फॉइल को हमने मान लीजिए प्लस से आवेशित कर रखा है और ये जो वस्तु है वो भी हम आवेशित ला रहे हैं। मान लीजिए कि वो मान प्लस की भी है या नेगेटिव की है और हमने इनको किससे पहले आवेशित कर रखा? प्लस का। तो यदि पत्तियों का फैलाव बढ़ता है पहले के मुकाबले में, अगर पत्तियों का फैलाव बढ़ता है तो इसका अर्थ यह है कि विद्युतदर्शी एवं जो हम वस्तु जिसका जांच करना चाह रहे हैं पर समान प्रकृति का आवेश है। और यदि पत्तियां पास पास में आती है, सिकुड़ जाती है तो और यदि पत्तियां सिकुड़ जाती है तो आवेश विपरीत प्रकृति का है। ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो है आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम जो है आगे इसमें आगे के बिंदु पर चर्चा करें। आगे का बिंदु होगा हमारे पास आवेश का मात्रक। क्या है? आवेश का मात्रक। तो चलिए आवेश के मात्रक को कंप्लीट करते हैं। देखिए आवेश का मात्रक जो है हम सबसे पहले एसआई मात्रक में देखें कि एसआई मात्रक पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ये एक अदिश राशि है। आवेश को प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल क्यू का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप वेग को बताने के लिए v लिखते हैं, त्वरण को बताने के लिए a लिखते हैं और बल को बताने के लिए F लिखते हैं। इसी प्रकार से आवेश को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं? Q। अब देखिए इसका जो है आप विमीय सूत्र निकालना चाहें तो हम जो है एक फॉर्मूला लेते हैं, धारा I बराबर, यानी कि धारा विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है कि एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो हमें
यानी कि एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा विद्युत धारा के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने आवेश और ये समय t, तो यहाँ से आप आवेश का जो फॉर्मूला निकालेंगे IT हो जाएगा, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक जो है सेकंड ले लिया आपने। तो आप यहाँ से विमेय सूत्र बना पाएंगे इसका। यहाँ पर द्रव्यमान है ही नहीं है तो 0 घात, लंबाई भी नहीं है, समय है यहाँ पर सेकंड तो T1 और एम्पियर जो है धारा का वो, तो हम जो है विमेय सूत्र इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। अगर आपको एक कूलाम की परिभाषा निकालनी हो तो एक कूलाम की परिभाषा में जो है आपको क्या करना, देखिएगा कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, हम क्या करें, कोई चालक लेवें और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो हमारे पास जो उसमें उस चालक में प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा उसकी मात्रा भी 1 कूलाम होगी। तो ये 1 कूलाम की परिभाषा हो गई। अब देखिए CGS पद्धति में भी आवेश का मात्रक देख लेते हैं। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है ESU, या फिर हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं, और फ्रैंकलिन भी होता है। तो ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और कूलाम में और ESU में जो संबंध होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁹ ESU। आवेश का एक अन्य बड़ा मात्रक भी होता है फेराडे, और 1 फेराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के। देखिए कभी कभी आपको आवेश के छोटे मात्रक भी चाहिए तो हम प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं, यहाँ पर अनुलग्न, है ना, पूर्व लग्न का अपन उपयोग करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मिली कूलाम है 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम है 10⁻⁶, नैनो कूलाम है 10⁻⁹ कूलाम, पीको कूलाम यानी कि 10⁻12 कूलाम। तो ये हो गया आपके विद्युत आवेश के मात्रक वाला टॉपिक। अब जो हम देखेंगे टॉपिक वो है आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। तो ये देखिए आवेशों के गुणधर्म वाले टॉपिक को अपन जो है कंप्लीट करते हैं। पहला गुणधर्म हम देख रहे हैं कि विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा गुणधर्म विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब किसी भी निकाय में बहुत सारे आवेश है तो उनसे कुल आवेश हम कैसे निकालेंगे, तो आपको जो है सिंपल बीजगणितीय योग करना है। यदि किसी निकाय में 1 से अधिक आवेश है तो निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें +2 कूलाम, +3 कूलाम, -4 कूलाम, +1 कूलाम आवेश रखे हुए, इसका आप कुल आवेश निकालेंगे तो चिन्ह सहित इनको जोड़ दीजिए, सिंपल बीजगणितीय योग कर दीजिए, क्योंकि ये तो अदिश राशि है, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा। तीसरा गुणधर्म है विद्युत आवेशों की निश्चरता। देखिए निश्चरता का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी, किसी पर भी निर्भर नहीं करना। विद्युत आवेश किस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि अगर मान लो हमारा जो कोई वस्तु है और वो आवेशित है और स्थिर अवस्था में है, फिर वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, तो आवेश की जो मात्रा है उस पर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। यानी कि स्थिर अवस्था में जो आवेश है वो ही आवेश गतिशील अवस्था में होगा। तीसरा हम 4 नंबर का गुणधर्म देखते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। ये भी काफी इजी है कि हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश जो है सदैव संरक्षित होगा। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए 2 वस्तुओं को आप घर्षण करवा रहे हैं, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो यहाँ पर आवेश जो है वो बिल्कुल संरक्षित रहेगा, क्योंकि कुछ में से निकल रहा है तो कुछ जो है ग्रहण कर रही है। ये विद्युत आवेश का संरक्षण हो गया। इसके आगे का गुणधर्म जो है वो हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। उससे पूर्व 2 बातें और लिख लीजिए कि आवेश संरक्षण का नियम आनुभाविक है। आनुभाविक कैसे, जैसे कि आपने जो है एबोनाइट की छड़ को कैट स्किन से घर्षण करवाया,
तो यहाँ पर एबोनाइट की छड़ जो है वो आवेश इलेक्ट्रॉनों का जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और केट स्किन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिपादित किया था। तो इसी वैज्ञानिक के नाम पर जो है आवेश का CGS मात्रक फ्रैंकलिन भी दिया गया है, इसका कोई अपवाद नहीं है। चलिए आगे का गुणधर्म देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए अपन उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि 10-10 रुपए की गड्डी बनी हुई है। अब आप जो है किसी को पैसे देना चाह रहे हैं तो आप 10 रुपए दे सकते हैं, 20 रुपए दे सकते हैं, 30 रुपए दे सकते हैं, 40 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोटों की गड्डी किस रूप में है, 10-10 के रूप में, 10 रुपए के रूप में। लेकिन कोई आपसे मांगता है कि मुझे 15 रुपए दे दो, मुझे 17 रुपए दे दो, मुझे 25 रुपए दे दो, तो आप दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो जो है एक पैकेट के रूप में, क्वांटा के रूप में वस्तु है ना। क्वांटीकरण का मतलब एक क्वांटा जो है उससे हास्य है। तो आप ये समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो पूर्ण संख्या में ही होगा। आप जो है किसी वस्तु से 1.5 कूलाम जो है आवेश निकाल करके दूसरे में नहीं दे पाएंगे। पूरे के पूरे जो है पूर्णांक संख्या में यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भिन्नात्मक रूप से जो है संभव नहीं है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर नोट करी है नोट्स के रूप में कि आवेश का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ये हम पहले ही जानते हैं कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों के रूप में स्थानांतरित हो पाएंगे, प्रोटॉनों के रूप में नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य आवेश का ही स्थानांतरण संभव है। जैसे कि एक आवेश n बराबर 1 ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश चला गया वहां से, n बराबर 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, n बराबर 3 ले लिया तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश Q हमेशा निम्न प्रकार होगा, ये इस प्रकार से Q बराबर NE। N क्या है यहाँ पर? पूर्णांक संख्याएं है ना, पूर्णांक संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3 प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। यहाँ पर भिन्नात्मक रूप से आपको जो आवेश नहीं मिलेगा। किसी वस्तु पर आवेश का संभव मान 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इत्यादि होगा भिन्नात्मक रूप से, जैसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का या 9.2 इलेक्ट्रॉन का आदि का संभव नहीं है। तो इसका कारण भी पढ़ लीजिए, क्या कारण है ऐसा। आवेश के क्वांटीकरण का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित हो सकती है। एक ये हमने छोटी सी जो है सारणी आपके लिए यहाँ पर बनाते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 3 मूलभूत कणों की बात कर लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे? ये जो है उसमें नाभिक में रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी लिखा था ना अपन ने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कुछ भारी होता है, तो इसका द्रव्यमान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आवेश बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर तो समान आवेश होता है, ये का यही वापस यहाँ लिख लेंगे अंतर रखने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता तो नेगेटिव का चिन्ह लगा दो, प्रोटॉन धनावेशित होता तो यहाँ पर धनावेश का चिन्ह लगा दो। न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही होता है,
और न्यूट्रॉन का आवेश बताइए। न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, तो इस पर जो है 0 आवेश होगा या किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। तो ये आपके जानकारी के लिए अपन ने जो है एक टेबल को तैयार करी है। देखिए ये आवेशों के गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब जो है हम एक काम करते हैं कि हमारे पास कुछ उदाहरण है किताब में दिए हुए, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये हमारे पास पहला उदाहरण है। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में आप उस गोले को क्या कर रहे हैं, धनावेशित कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, Q बराबर NE। यहाँ Q का मान कितना है, 1 कूलाम दिया हुआ। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हमें मालूम करनी है। और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता वो मान। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश जो है होता है। तो बस यहाँ से N निकालना है, इसलिए N बराबर Q अपॉन E। ठीक बात है, Q की वैल्यू भर दीजिए 1 और E की वैल्यू भर दीजिए 1.6 से 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको अपन ऊपर ले लेंगे, तो मैं 19 की जगह है जो 18 रख लेता हूँ, 1 10 जो है इधर दे देता हूँ। ये हमारे पास 1.6, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो ऊपर 100 चला जाएगा, 0 चला जाएगा, ऊपर पॉइंट हटाया। अब आप जो है 100 में 16 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है निष्कासित होंगे, किसमें से, उस धातु गोले में से। क्यों, क्योंकि आप उसको जो है 1 कूलाम आवेश जो है देना चाह रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकलना होगा। गोले के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। गोले का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। जब आप इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं तो कुछ कमी होगी ना, इलेक्ट्रॉनों का भी कुछ द्रव्यमान है। अभी तो अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निश्चित रूप से द्रव्यमान में क्या आएगी, द्रव्यमान में कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं, निष्कासित हो रहे हैं। चलिए एक दूसरी चीज बताइए मेरे को, अगर अपने को यहाँ पर ऋणावेशित करना होता उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ऋणावेशित अगर करना होता गोले को, तो बताइए द्रव्यमान में क्या होता, कमी या वृद्धि। ऋणावेशित का मतलब हम तो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो अपना कुछ द्रव्यमान भी लाएंगे, तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये भी आप जो है समझिए। चलिए दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं, ये वाला 1.2। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 किलोग्राम, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आए उसका जो है हमें मालूम करना है। वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हो रही है, 9.1 नैनोग्राम। चलिए थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। 9.1 नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ और ग्राम। ठीक है, ग्राम को केजी में बदल दीजिए, तो 9.1 इंटू 10⁻⁹, फिर डिवाइड करिए इसको 10⁻⁻3, यानी 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर जो पावर को ले लेंगे आप, तो आपके पास बन गया 9.1 इंटू 10⁻12 किलोग्राम।
ओके जी, ये आपने किलोग्राम में चेंज कर लिया। इसका पहला वाला अपन करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। उसके लिए देखिए आप ये फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें एक दूसरा फॉर्मूला देखना है द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों के बीच के संबंध का, जो m है बराबर NME, ये द्रव्यमान के लिए, ठीक है ना। और ये n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ देखिए द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, द्रव्यमान में वृद्धि इतनी हो रखी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता ही है, और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उनकी संख्याएं, जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उनकी संख्या। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मिल जाएगी इस वाले रिलेशन से। n बराबर होगा हमारे पास m/me। m क्या है, ये वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हमारे पास ये हो रही है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने अभी पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये भी kg है, ये भी kg है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो +31 हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, +31 हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो आएंगे तब जाकर के उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होगी। आवेश का मान एवं प्रकृति बताइए, आवेश का मान और प्रकृति। देखिए यहाँ पर जो है आवेश जो अगर हमें बताना है तो हमारे पास ये वाला संबंध है इसी, Q बराबर n E से। n की संख्या आप निकाल ही चुके हैं 10⁻19, तो ये n की संख्या भर दीजिए। E क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये आवेश निकालना है आपको, आवेश का मान। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1.6 कूलाम आ गया आपके पास आवेश का मान। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। ऋणावेश में हमारे पास क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो चलिए आपके पास जो है ये दूसरा उदाहरण भी कंप्लीट हो गया। एक तीसरा उदाहरण जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास तीसरा उदाहरण। एक कप जल 250 ग्राम में धन आवेश व ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो है जल में धन आवेश और ऋण आवेश समान होगा, क्योंकि जल उदासीन है। उसके हाथ लगाने से अपने को कोई करंट का झटका थोड़ी महसूस हो रहा, वहां पे कुछ आवेश थोड़ी है ना, तो उदासीन होगा। जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे। इसको हल करने के लिए हमारे पास जो है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मोल और एक मोल में अणुओं की संख्या, अवोगाद्रो संख्या, ये सारे जो है आपके याद है, तो इसको हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोलू की संख्या निकाल लें, क्योंकि एक मोल में 1.023 इंटू 10⁻23 जो है अणुओं की संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अगर हम मोल की संख्या को उससे गुणा करा देंगे तो अणुओं की कुल संख्या जो हमारे पास आ जाएगी। तो मोलों की संख्या निकालने का एक जो है संबंध हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान बटे हुआ अणुभार। तो जल का द्रव्यमान 250 ग्राम दिया हुआ है और H2O का अणुभार जो है 18 होता है। इसको हल करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रख लें। अब अणुओं की संख्या आप निकालेंगे तो जितने मोल आपके पास आ रहे हैं
उनको आवागाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यहाँ भी हमें सोल्व नहीं करना है, यहाँ तक रखना है ऐसे के ऐसे। अब H2O के प्रत्येक अणु में देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 है, कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे H2O के प्रत्येक अणु में। और अणुओं की संख्या कितनी है, ये आ रही है आपके पास अणुओं की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है, 10। और अणुओं की संख्या हमारे पास जो है ये लिखी हुई है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पर n जो है किससे प्राप्त होगी, अणुओं की संख्या गुणा 10 से। और हमारे पास ये संबंध पहले से ए क्यू बराबर एन ई। आपको जो है आवेश निकालना है तो क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो देखिए n आपके पास ये आएगा अणुओं की संख्या इंटू 10। तो अणुओं की संख्या ये रही 250/18, 6.023 इंटू 10⁻23 ये लिख दिया। फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या जो है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई होगा। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। जब आप इनको हल करेंगे तो आपके पास जो है आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि ऋणावेश होगा वो 1.33 इंटू 10⁻7 कूलाम। और इतनी ही मात्रा में क्या होगा, धनावेश होगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान है। तो देखिए ये जो हमारा पहले पाठ का जो आज हमने वीडियो देखा उसमें आपके आवेश के गुणधर्म जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आवेश का मात्रक ये भी हमने पढ़ा, और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसकी भी क्रिया विधि और जो है इसकी प्रणाली को हमने समझा। तो आप नोट्स भी साथ के साथ तैयार करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।